हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की। जो चैप्टर हमारे यूनिट 3 के अंदर है, उस चैप्टर की सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। चलिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर है क्या मेजर टॉपिक्स पॉइंट जो हम बात करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, इसको यूनिट ऑफ लाइफ आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल जो है अपने आप में क्या है लिविंग बॉडी है। कैसे? जैसे कि बैक्टीरिया है, अपने आप में क्या है। अगर ह्यूमन बीइंग के देखें या हम खुद को देखें तो हम बहुत सारी सेलों से बने हुए हैं। सेल्स, मिलियन सेल्स हमारे सेल के अंदर, लेकिन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। जबकि एक सिंगल सेल जो है वो भी वही काम कर सकती है जो हमारी इतनी सारी सेल्स मिलके काम करती हैं। हमारे पास क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है, लेकिन सिंगल सेल के पास सारा काम उसी सेल को करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है कि जैसे कि एक मकान होता है, उसमें छोटे छोटे ईंटें होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन होती क्या, मकान बना हुआ होता है ईंटों का ही। तो मतलब आप एक ईंट को भी यूनिट ऑफ मकान कह सकते हैं, आप यूनिट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह सेल को क्या बोलते हैं, कमरा। तो मतलब एक कमरा है शरीर का। तो देखिए व्हेन यू लुक अराउंड, चलिए स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक खोल के उसी टाइम पे साथ साथ पढ़ना, रीड करना शुरू कर सकते हो। व्हेन यू लुक अराउंड, you see both living and non-living. You must have wondered and asked yourself what is it that make an organism living. तो आपने अपने आसपास देखे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उसमें लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, 8th क्लास में ये देखा जाता है या पढ़ा जाता है कि लिविंग की करैक्टरिस्टिक्स क्या है और नॉन लिविंग की क्या है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपको बहुत सारे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए थे, कुछ करैक्टरिस्टिक्स और कुछ डेफिनेट करैक्टरिस्टिक्स। तो आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। तो अब आपको पता होता है कि व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डू डजंट हाउ विच ए लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव। तो आपको पता है कि एक इनएनिमेट जो है, निर्जीव है, वो चीज़ें नहीं होती उसके पास जो लिविंग के पास होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग के पास सेल नहीं होती, सेल जैसी यूनिट्स नहीं होती नॉन लिविंग के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, द ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग है सभी सेल्स के बने हुए थे। सम कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जिसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, लाइक अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, और जिनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो बच्चे दो बातें यहाँ पे निकल के आई हैं कि सिंगल सेलुलर कौन होते हैं और मल्टी सेलुलर कौन होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं उनको सिंगल सेलुलर, और जो मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं जैसे कि हम और बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेलुलर होगा। और जो व्हाट, अब बात आती है व्हाट इज सेल। भी सेल है क्या, किस बला का नाम है सेल। तो स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर का पढ़ते हैं, यूनि का मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल्स, एक सेल का। ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज सेल, भी सेल है क्या। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ
Anything less than a complete structure of cell doesn't ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all the living. देखिए स्टूडेंट्स, क्या बात, कितनी बड़ी बात बताई है यहाँ पे एक लाइन के अंदर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल हैं, वो कर सकते हैं, योग्य हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेले रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जितने भी काम होते हैं लाइफ की वो परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए एक सिंगल शेल ये काम कर सकती है, क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती है, उसको दूसरे की सारी की जरूरत नहीं है। अब हमारा शरीर अब बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी सिंगल सेल से बने हुए हैं और वो सारा काम करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर भी सेम होती है, स्ट्रक्चर भी क्या होती है, मतलब जैसे ऐसे है सेल तो वो सब की ऐसे ही पाएगी। फंक्शन, ये जो फंक्शन करती है वो भी यही करती है, सारे के सारे सब सेल्स का फंक्शन क्या सेम है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोली गई है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी सेम होता है सभी का और फंक्शन भी सेम होता है 90%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आगे, भूख लग गई। Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell, a live cell। एक लाइव सेल को सबसे पहले किसने देखा और डिस्क्राइब किया? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। आप इस चीज़ को लिखोगे। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो आपको पता होना चाहिए सेल को किसने डिस्कवर किया, देखा या डिस्क्राइब किया। अब पूछते हैं आपको लाइव सेल, तो लाइव ध्यान रखिए इस चीज़ को, लाइव सेल, जिंदा सेल, तो वो एंटोनी वॉन लीवनहॉक। जब पूछा जाता है कि न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर, न्यूक्लियस नाम की एक बला है, उसको किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट leading to the electron microscope revealed all the structural detail of cells। और उस टाइम पे जब ये इन लोगों ने इतना काम किया, उस टाइम पे इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं, और उसके बाद जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आए, अच्छे पावरफुल माइक्रोस्कोप आए, तो सेल की सारी खाल उतार के रख दी और उसको अंदर तक स्टडी किया क्या कि आखिरकार है क्या क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके देखिए अब बात क्या आती है कि आपसे पूछेंगे क्या एग्जाम में। आप ना ऐसे कम्पिटिटिव के हिसाब से या एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी पढ़ते हो, उसका मज़ा आता है। चीज़ों को ऐसे पढ़ने का फ़ायदा तभी होता है जब आप इसमें जितनी बातें आपने सुनी या पढ़ी हैं उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी सेल की एबिलिटी क्या है कि वो एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंट और परफॉर्म करते हैं सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस। तो इसी के भी आप पे सेल को क्या बोला गया कि सेल क्या है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आता है कि सेल को किसने देखा, वो भी लाइव सेल को, तो वो एंटोन वॉन लीवनहॉक ने देखा। और न्यूक्लियस को किसने देखा? न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। बस इसमें यही बातें थी। अब आती है भाई सेल थ्योरी। अब ऐसे तो था नहीं कि जैसे ही ये चीज़ें पढ़ी जाने लगी, देखी जाने लगी, तो उसके बाद सीधा है कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ा गया और देखा गया कि ये सेल्स आती कहाँ से हैं, बनती कैसे हैं, क्या प्रोसीजर है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत से लोगों ने अपने अपने व्यू दिए, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जो असल व्यू और जो मान्यता प्राप्त बना वो बना
सेल थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध जर्मन बोटनिस्ट जो थे, एक तो दो बंदे थे यहाँ पे। एक तो जर्मन बोटनिस्ट जर्मनी के मैथियस शैक्लेडन या सेल्डन बोलते हैं, जिसको 1838 के अंदर उसने एग्जामिन किया बहुत सारे प्लांट्स को, और प्लांट उसने बताया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट्स। उसने बताया कि जो प्लांट है ना, वो छोटे छोटे सेल्स का बने हुए हैं, और उन सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं, वो टिश्यू बोला जाता है भाई। तो उसने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जो कि आखिर में फॉर्म करते हैं टिश्यू। एट द टाइम, सेम टाइम, उसी टाइम पे क्या हुआ, थियोडर नाम का बंदा था, थियोडर श्वान, ये जूलॉजिस्ट था, ब्रिटिश के अंदर स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को। उसने भी रिपोर्ट किया कि सेल्स हैड थिन आउटर लेयर। देखिए वो कहाँ काम कर रहे थे, वो प्लांट्स पे। प्लांट्स और एनिमल की सेल के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है कि सेल वॉल होती है, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे, सिर्फ इसमें एनिमल्स के अंदर। सेल जो प्लांट्स होता है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है सेल के अंदर, और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए थोड़े मेजर छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, उनको लेके वहाँ पे स्टडी किया गया, देखा गया। तो उन्होंने, जो थियोडर श्वान थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सेल है उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, और जिसको आज के दिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कि जैसे ये सेल है, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि अंदर प्लाज्मा भरा हुआ है। प्लाज्मा मतलब फर्स्ट साइटोप्लाज्म। ही also concluded that based on these studies, plant tissue presence of cell wall is a unique character of cells। प्लांट सेल के अंदर देखा उसी टाइम पे, मैंने बताया ना आपको, प्लांट ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ये एनिमल के केस में मिली, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि सेल वॉल थी वो प्लांट के केस में मिली। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें थी वो सिमिलर थी, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंशिएट थी। अब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज द hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and products of cell। तो मेन लाइन यहाँ पे पकड़ने वाली ये है कि दोनों श्वान ने मिलकर अपना एक प्रपोजल बनाया। उसने बताया कि प्लांट्स और एनिमल की हैं जो भी बॉडीज़ हैं वो कंपोज्ड हो रखी हैं, बनी हुई हैं सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, सेल के प्रोडक्ट से। अब उसने बाद में दोनों ने, शैक्लेडन और श्वान ने फार्मूला दिया जिसको सेल थ्योरी बोला गया। उस वो थ्योरी में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने कुछ काम किया, कोशिश की इसको और इस थ्योरी को आगे फिर बाद में रुडोल्फ वैक को 1855 के अंदर एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया कि द सेल एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बात करते हैं थोड़ी सी पीछे की, श्वान एंड शैक्लेटन। देखिए आपको लिखना क्या, इनके सेल थ्योरी पूछा जाएगा तो आप श्वान के बारे में लिखोगे। तो वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि सेल जो है वो एक आउटर लेयर होती है। उसी तरह जो शैक्लेटन था उन्होंने क्या बताया, प्लांट्स के बारे में स्टडी की। तो उन्होंने बताया कि प्लांट्स की सेल्स होती है उसके बाहर क्या होती है, कि यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स का है वो क्या है, प्लांट सेल वॉल का है। बाकी चीज़ें लगभग दोनों ने सेम की। तो उसके बिहार पे उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की, और जो थ्योरी में लिखा कि जब द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट जो होती हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो 5 बातें लाइनें होगी, इतने नंबर का क्वेश्चन आता छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है उसके बाद में रुडोल्फ विराक्को ने अपना एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स जो होती हैं वो
डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स फॉर्म्ड करती हैं, लेकिन न्यू सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलती हैं। मतलब देखो, अभी एक सेल थी, अभी ये दो सेल डिवाइड करके दो सेल बन गई, तो मतलब ये दो जो सेल हैं वो बनी कहाँ से, पहली वाली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऐसा नहीं होता कि सेल में बाहर से कुछ डाला जाता है, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो होती है वो ऐसी ही चलती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल्स बनती है, जिसको ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोला गया। ही modified the hypothesis of Shackleton and Swan to give the theory of final shape. The theory understood today is, आजकल इसको बोलते हैं, इस थ्योरी में जैसे माना जाता है कि all living are composed of cell and cell products of cell, all cells arises from pre-existing cell। तो दो बातें आप विरक्को की थ्योरी जो है उसकी सेल थ्योरी की दो बातें विरक्को के हिसाब से और शैकलिटन स्वान के हिसाब से जो हैं वो ये हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना, याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं ओवरव्यू करते हैं थोड़ा सा कि सेल के अंदर है क्या। कभी क्लास में आप देख सकते हैं, दिखाएंगे तो सेल जो माइक्रोस्कोप से, कभी क्लास में आप वैसे आप 9th वगैरह में अनियन पील, जो अनियन लेके पील है उसके माइक्रोस्कोप, या फिर मुंह के अंदर आपने चिक के अंदर जो ह्यूमन सेल्स हैं उसको देखा होगा माइक्रोस्कोप में। तो आप प्लांट सेल या एनिमल सेल को देख सकते हैं, उसके अंदर आप एक बाहर बाउंड्री देखोगे ऐसे, जिसको ह्यूमन सेल के अंदर आप एक बाउंड्री देखोगे जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर देखोगे जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है। उसके क्रोमोजोम के जब खोल के देखते हैं उसके अंदर डीएनए होते हैं जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, और जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है उनको बोला जाता है यूकेरियोट। तो आप मुझे याद रखोगे, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिनके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको यूकेरियोट्स बोले जाते हैं। और जो वेयर द सेल्स दैट लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, और उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, तो आप इनको याद रखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल्स ज़्यादा, दोनों जितनी भी सेल्स होती हैं प्रोकैरियोट न्यूक्लियस, उनके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एनिमल। तो जो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, मेन साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, मेन चीज़ होता है। मतलब इसके अंदर आप देखोगे बाहर मेम्ब्रेन होगी, अंदर न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद जो मटेरियल पड़ा हुआ था इसके अंदर उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और वो बहुत बढ़िया एरिना होता है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं सेलुलर वो यहीं पे होती हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म करनी होती हैं सेल को, तो इसीलिए इसको लिविंग स्टेट रखती है सेल को ये। ठीक है, और आप बात करते हैं भी न्यूक्लियस के अलावा, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के अंदर है अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनल से क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियस के, देखिए ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर उसके और भी बहुत सारे इसको काम करने के लिए हेल्पिंग और ऑर्गन्स होते हैं जिसको ऑर्गेनल बोलते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको ऑर्गेनल बोलते हैं, जिस तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये होती हैं यूकैरियोट के अंदर भाई। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस पता चलना शुरू हो गया कि यूकैरियोट्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूबुल्स है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप याद रखोगे।
राइजोसोम्स आर नोन, अब आती है राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। तो इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन जो है बाउंड नहीं है। ऑल इन द ऑल सेल्स यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट, तो जो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और वो उनके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर found not only in the cytoplasm but within the two organelles chloroplast and mitochondria and on rough ER। तो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं और रफ ER जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन कुछ चीज़ों को याद रखोगे। बार बार बहुत छोटी छोटी जानकारी होती हैं लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन, देखिए एनिमल सेल जो है उसके पास एक ऑर्गेनल और भी होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और जो हेल्प कहाँ का हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर। तो आप इसके अंदर अपनी नोटबुक के अंदर या साथ साथ नोट्स बना के लिख सकते हो सेल। अब देखिए ये चीज़ें एक एक चीज़ें बहुत धीरे धीरे इकट्ठी होगी, एक एक नंबर दो नंबर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बन रहे हैं ये, कि कौन सा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, कौन सा नहीं होता, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यूकैरियोट्स में क्या सा होता है, प्रोकैरियोट में क्या सा होता है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो आपसे अब यही क्वेश्चन भी हो गया, सबसे छोटी सेल जो है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, और जिसका साइज कितना, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का हो सकता है, कुड बी। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच की होती है। आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच है उसका एग होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन में रेड ब्लड सेल्स होती है जो कितनी बड़ी होती है, 0.7 माइक्रोमीटर की होती है। नर्व सेल्स होती है, लॉन्गेस्ट होती है। एंड सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, सेल का अलग अलग शेप हो सकता है, शेप जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन सबसे छोटी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया है उसके साइज, और सिंगल आइसोलेटेड सेल है उसका साइज, और ह्यूमन बीइंग के सबसे बड़ी जो सेल है, ह्यूमन बीइंग की मल्टी सेलुलर सेल्स, ह्यूमन बीइंग में कौन सी, मतलब आरबीसी का कितना बड़ा है, और नर्व सेल कितनी बड़ी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स। तो एक करैक्टर की बात करें तो क्या है वो, स्मॉलर तो है ही है, वो मल्टीप्लिकेशन जो है इनका जल्दी हो जाता है। जैसे इकोलाई जो है वो 20 मिनट में अपने आप का डबलिंग कर लेती है अगर न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ सही मिलता रहे तो। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर, तो बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स होती हैं। एक तो होता है बेसिलस, कॉकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। तो क्या है, एक तो बेसिलस है, बेसिलस, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर कॉकस,
विब्रियो और स्पाइरलम। तो स्पाइरल शेप हो गया, गोल होगी, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी ऐसे, या किसी की स्फेयर गोल होगी, स्फेरल होगी, या कोमा लाइक स्ट्रक्चर होगी। विब्रियो जैसे विब्रियो कुलेरा होता है, कुलेरा हैजे का जो बैक्टीरिया होता है। तो स्टूडेंट्स जनरली organization of prokaryote cell is fundamentally similar even though prokaryotic variety shape and size कुछ नहीं बकवास मार रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आगे। प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अब देखिए, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो आप इस चीज़ों को लिखोगे साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर नो सेल वॉल, देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नॉट इन्वॉल्व्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन्वॉल्व नहीं होता, ये ढका हुआ नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसीलिए इसको ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है, मैट्रिक्स के अंदर। तो जेनेटिक जो डीएनए है, जो डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ में स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। और इसके साथ साथ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वहाँ पे एक छोटा छोटा डीएनए होता है, स्मॉलर डीएनए, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कंटेन सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स to such bacteria. One such characteristic is the resistance to antibiotic. तो जो मान लो इसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है ही है, उसके अलावा छोटा डीएनए जो होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उसके पास जो जीन्स होते हैं वो कुछ रेजिस्टेंट करते हैं, कुछ चीज़ों के रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हेल्प क्या काम करते हैं? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जहाँ फॉरेन डीएनए को ऐड किया जाता है और इनको इनकॉर्पोरेट करवा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नो ऑर्गेनल्स लाइक वन यूकैरियोटिक फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम के अलावा कोई ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं मिलते प्रोकैरियोट के अंदर, जैसे कि यूकैरियोट में मिलते हैं। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन के रूप में प्रोकैरियोट्स के पास नया कुछ होता है। इंक्लूजन क्या होता है? एक टाइप से जो फोल्डिंग ऑफ इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अभी इसको मेसोसोम भी बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडी जो होती हैं, इसके साथ साथ एक इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको मेसोसोम्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनफोल्डिंग ऑफ, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ क्या होती है? ये इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन का ही। ठीक है स्टूडेंट, बेसिक सारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ओके।